Welcome back dear aspirant. Today we will discuss your revision series of Shakespeare. ये शेक्सपियर की मेन रिवीजन सीरीज होने वाली है. इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ध्यान से आपको इसको रीड करना है. शेक्सपियर ने जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेस वगैरह लिखे हैं उन सभी को हम यहाँ अच्छे से रीड करेंगे. अच्छे से ये रिवीजन सीरीज है शेक्सपियर से रिलेटेड फर्स्ट 3 पार्ट चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पर डिस्कस हुए हैं. ब्रीफली उनको डिस्कस किया गया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं. इस रिवीजन सीरीज में आपके सामने फैक्ट्स होंगे और ये आपके लिए सफिशिएंट वीडियो होने वाली है जो शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनसे रिलेटेड, शेक्सपियर से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी है और आपको पता भी होना चाहिए. हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट. ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल के रिगार्डिंग कोई भी न्यू इन्फो आपको टाइम से मिल जाए. ओके, लेट्स बिगिन. सो हियर हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट. वैसे ये डिबेटेबल है कि शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं. कहीं पर 38 या 39 भी देखने को मिलते हैं क्योंकि कोलैबोरेटिव वर्क भी उनके आए हैं जो उन्होंने अदर राइटर के साथ कोलैबोरेट किया है. ठीक है, उनको भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चाहेंगे हाउ मेनी प्लेस डिड शेक्सपियर राइट. तो टोटल शेक्सपियर ने, ये आपको पता है, 37 प्लेस लिखे हैं. चलिए आंसर की तरफ मूव करते हैं. उनके जो प्लेस हैं वो फॉलियोज में पब्लिश हुए थे. ये आप सभी जानते हैं, रिवीजन सीरीज है बट फैक्ट्स के साथ है तो इनको आप नोट कर लेंगे. शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था वो 1623 में आया था. इस फोलियो में 36 प्लेस प्रिजर्व किए गए थे, मीन्स 36 प्लेस को इंक्लूड किया गया था. 38 प्लेस में से 38 प्लेस उनके सर्वाइविंग थे, उसमें से 36 प्लेस रखे गए थे या फिर कहीं कहीं ये 37 भी देखने को मिलता है जिनमें से एक प्लेस को ओमिट किया गया था, यानी कि उसको नहीं रखा गया था. उस प्ले का नाम है पेरिक्लीस. इसको आप ध्यान रखोगे, प्रिंस ऑफ टायर भी उसको बोला जाता है. अब ये एक और फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि बेन जॉनसन की जो एडमायर पोयम थी जिसमें उन्होंने शेक्सपियर को एडमायर किया था, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये फर्स्ट फोलियो में उनके इंक्लूड की गई थी. इसको आप ध्यान रखना. सेकेंड फोलियो की बात करते हैं. शेक्सपियर का सेकेंड फोलियो 1632 में पब्लिश होता है. इस फोलियो में जो जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर की प्रेज में एन एपिटाफ करके पोएम लिखी थी उसको इंक्लूड किया गया. ठीक है, इसको आप ध्यान रखना. ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन ने, ठीक है, 1632 के सेकेंड फोलियो में वो पोएम दिखाई दी थी. ओके, नेक्स्ट थर्ड फोलियो उनका 1664 में आता है. ये जो एडिशन है इसमें 7 एडिशनल प्लेस को इंक्लूड किया गया था और फोर्थ फोलियो 1685 में आता है और ये सेम सीक्वेंस में था, सेम फॉर्मेट सीक्वेंस में था 1664 के. अब इसमें 2 ही फोलियोज हैं जिसके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कौन सा फोलियो कब आया था. तो एक तो फर्स्ट और सेकेंड फोलियो आपको ध्यान से रीड करना है. टोटल 4 फोलियो हमें शेक्सपियर के देखने को मिलते हैं. उनके सोनेट्स पर आ जाते हैं. शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं. ठीक है, ये जो 154 सोनेट्स हैं इस कलेक्शन को कहाँ पब्लिश कराया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है. 1609 के क्वार्टो में, जिसको ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, बाय टॉमस थॉर्प द्वारा इनको पब्लिश कराया गया था. ठीक है, क्वार्टो एडिशन में ये आए थे, जिसमें से अभी डिस्कस कर लेते हैं. टोटल 154 सोनेट्स उनके देखने को मिलते हैं. तो जिसमें से 1 to 126 सोनेट फेयर यूथ सोनेट्स को डेडिकेटेड है. ठीक है, जिसमें उन्होंने एक यंग मैन को एड्रेस करते हुए लिखा है और ऐसा माना जाता है कि ये पोएट के क्लोज फ्रेंड्स रहे होंगे. और 127 to 152 सोनेट्स जो हैं डार्क लेडी को उन्होंने डेडिकेट किए हैं, ये माना जाता है. ये डार्क लेडी एक मिस्टीरियस वुमेन है. ये जो फर्स्ट 1 to 126 सोनेट्स है ना, इनको आप ध्यान रखना. या तो ऐसे देखने को मिलेगा फेयर यूथ सोनेट्स हैं और एक यंग मैन को डेडिकेट किए हैं, या फिर वो ये भी दे देंगे, मतलब जिनको पहचाना जाता है WH के नाम से, मे बी कंसिडर किया जाता है कि इनका नाम विलियम हार्बर्ट है जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक माने जाते हैं. विलियम हार्बर्ट या हेनरी रथस्ले भी ये हो सकते हैं, हेनरी रथस्ले भी ये हो सकते हैं. तो ये आप ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक या अर्ल ऑफ साउथैम्पटन ये कोई भी हो सकते हैं. ठीक है, ये यंग मैन यहाँ पर कंसिडर किए गए हैं जिनको शेक्सपियर ने ये 1 to 126 सोनेट डेडिकेट किए हैं. और 127 से 152 उन्होंने डार्क लेडी सोनेट्स, डार्क लेडी जो कि एक मिस्टीरियस वुमेन है, उसको डेडिकेट किए हैं. और इसका नाम कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि शायद
ये जो डार्क लेडी हैं ये मैरी फिट्टन है, इनका नाम ध्यान रखना, ठीक है, जो मतलब रिकॉग्नाइज की जाती हैं कि शायद ये मैरी फिट्टन को उन्होंने डेडिकेट किए हैं। ये डार्क लेडी, ये मिस्टीरियस वुमेन वहां कंसिडर की जाती है। और सोनेट नंबर 153 एंड 154 ग्रीक सोनेट्स माने जाते हैं और ये लिटिल लव गॉड क्यूपिड को उन्होंने डेडिकेट किए हैं। ये पूछा गया था, ठीक है। लास्ट के जो 2 सोनेट्स हैं ना, सोनेट नंबर 153 एंड 154, ये लिटिल लव गॉड क्यूपिड को उन्होंने डेडिकेट किए हैं, ठीक है। ये एक ग्रीक एपिग्राम से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखना। इनकी जो राइम स्कीम है जिसमें उन्होंने 3 क्वाट्रेंस रखे हैं और लास्ट में ये एक कपलेट रखते हैं। प्रीवियस ईयर में पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम देके पूछ लिया गया था कि आइडेंटिफाई करो, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे कि पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम कौन सी है। मे बी इस बार शेक्सपियर का स्ट्रक्चर दे दें आपको कि शेक्सपियर के जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा था, राइम स्कीम। तो शेक्सपियर की राइम स्कीम थी ए बी, इस तरह से वो लिखते थे। 3 क्वेट्रेन होते थे, फर्स्ट क्वेट्रेन सी डी, सेकेंड क्वेट्रेन, थर्ड क्वेट्रेन ई एफ एंड लास्ट में जी कपलेट वो रखते थे, ठीक है। तो ये 3 क्वेट्रेन की सीरीज होती थी। क्वेट्रेन मतलब 4 राइमिंग स्ट्रक्चर, 4 इस तरह से, ठीक है। तो ये 3 क्वेट्रेन और लास्ट में एक कपलेट, ये आपको ध्यान रखना क्योंकि प्रीवियस ईयर में पेट्रार्कन सोनेट पूछा गया था और पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम देकर पूछ ली गई थी। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर शेक्सपियर के प्लेस की बात कर लेते हैं। उनके प्लेस को 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कॉमेडी, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। कॉमेडी में द टेम्पेस्ट, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, मेरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर, मीजर फॉर मीजर, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मच एडो अबाउट नथिंग, लव्स लेबर लॉस्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, टेमिंग ऑफ द श्रू, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ट्वेल्थ नाइट, विंटर्स टेल आ जाते हैं। ये पेरिक्लिस और द 2 नोबल किंग्समैन, ये यहाँ पर डिबेटेबल हैं, ठीक है, इसको तो इंक्लूड नहीं किया गया था। और ये क्या है, कोलैबोरेटेड वर्क हैं दोनों ही, पेरिक्लिस भी और 2 नोबल किंग्समैन, इन दोनों को कोलैबोरेटेड वर्क माना जाता है। इसको भी डिस्कस करेंगे किसके साथ कोलैबोरेशन है। हिस्ट्री प्लेस की बात करते हैं तो सभी हिस्ट्री प्लेस उनके आ जाते हैं, किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी 4th पार्ट फर्स्ट 2, हेनरी 5th 6th पार्ट 1 2 3, रिचर्ड 3rd, हेनरी 8th एंड एडवर्ड 3rd। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें हेनरी पार्ट फर्स्ट 2 है, 4th 6th के तीनों पार्ट हैं, तो ये पूछ लिया जाएगा, मे बी आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा वर्क शेक्सपियर का नहीं है और वहां दे देंगे हेनरी 4th पार्ट 3। हेनरी 4th का पार्ट 3 तो है ही नहीं ना, तो हेनरी 4th के तो 2 ही पार्ट है, जबकि हेनरी 6th जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। तो इस तरह से आपको इनको ध्यान रखना होगा कि जो शेक्सपियर के हिस्ट्री प्लेस है ना, उनको भी ध्यान रखना होगा कि जैसे 6th है तो उसके तो तीनों पार्ट शेक्सपियर ने लिखे हैं और 4th के सिर्फ 2 पार्ट्स उन्होंने लिखे हैं। मे बी आपसे हेनरी 4th पार्ट 3 करके दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। एडवर्ड 3rd उन्होंने लिखा है, हेनरी 8th जो कि उनका अनफिनिश्ड प्ले माना जाता है और ये कोलैबोरेशन वर्क उनका माना जाता है। रिचर्ड 3rd उन्होंने लिखा है, ठीक है, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। ट्रेजेडीज पर चलते हैं। शेक्सपियर ने मेन ट्रेजेडी लिखी है, ये ट्रेजेडीज आपको सारी ध्यान से पढ़ लेनी है, ओके, जिसमें ये टाइटस एंड एंड्रोनिकस जो है ये भी उनका एक कोलैबोरेटेड वर्क है। अब आप बोलोगे कि इतने सारे कोलैबोरेटेड वर्क को कैसे ध्यान रखेंगे, तो इनके अलग से आपको नोट्स रेडी करने होंगे। मैंने यहाँ पर अलग से सारे नोट्स आपको लिख कर दिए हैं, कॉपी पेन लीजिए या तो इनको कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये वीडियो चैनल पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर और जब चाहे इसको देख सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने नोट्स बनाइए। सबसे अच्छा बेटर ऑप्शन होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, अपना एक कॉपी पेन लीजिए और उसमें प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। उससे आपका रिवीजन भी होगा बार बार और आपको बार बार वीडियोस वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप वीडियोस शेयर करते हैं, सेव कर लेते हैं तो वो भी देख पाएंगे, ओके। चलिए, विलियम शेक्सपियर फ्रीक्वेंटली कोलैबोरेटेड विद प्लेराइट्स एंड एक्टर्स। अब बात करते हैं जॉर्ज पील के साथ कोलैबोरेटेड वर्क उनका आता है टाइटस एंड्रोनिकस। टॉमस नेस और टॉमस किड के साथ उनका हेनरी 6th आता है। हेनरी 6th के जो पार्ट्स हैं ना उन्होंने कोलैबोरेट में लिखे हैं, इनके कोलैबोरेशन में वो लिखे हैं। टॉमस मिडल्टन के साथ टाइमन ऑफ एथेंस में कोलैबोरेशन उनका देखने को मिलता है और टाइटस एंड्रोनिकस, मीजर फॉर मीजर, ऑल वेल दैट एंड्स वेल एंड मैकबेथ वगैरह जो है इनका एडेप्टेशन उन्होंने यहाँ से लिया है। कहाँ से? टॉमस मिडल्टन के वर्क से एडेप्टेशन लिया है, ये कोलैबोरेटेड नहीं है। कोलैबोरेशन उनका टाइमन ऑफ एथेंस के साथ है,
एडेप्टेशन होता है मीन्स वहां से कुछ पार्ट ले लेना, ठीक है। जॉर्ज विल्किंस के साथ माना जाता है पेरिक्लिस, जो कि कोलैबोरेटेड वर्क है। जॉन फ्लेचर के साथ हेनरी VIII, द टू नोबल किंग्समैन एंड कार्डेनियो। ये जो कार्डेनियो है ना, इसको मिलाकर ही 38 प्लेज उनके वहां पर इंक्लूड करते हैं। बाकी सबकी तो लिस्ट है, 37 टोटल माने जाते हैं, लेकिन ये जो कार्डेनियो है ना, ये कार्डेनियो उनका लोएस्ट वर्क कंसीडर किया जाता है और इसीलिए उनके 30 प्लेज वहां इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो ये फैक्ट्स ऊपर जो हमने डिस्कस किए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको इनको अच्छे से रीड करना है ध्यान से, ओके। चलिए, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था, लेकिन आपको ध्यान से रीड करना है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर्ड शेक्सपियर बाय, ठीक है। किसने शेक्सपियर को ये फ्रेज रेफर की है, स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक, मीन्स उन्हें लैंग्वेज का थोड़ा नॉलेज थी, सारे ये जो लेटिन, थोड़ी सी लेटिन जानते थे, थोड़ी सी ग्रीक वो जानते थे। तो ये जो फ्रेज है बेन जॉनसन ने उनको दी है किस वर्क में, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर के पोयम उनकी देखने को मिली थी। ये एक एडमिरेबल पोयम है जिसमें वो शेक्सपियर को इन लाइंस में स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक बोलते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, मे बी आपसे ये स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक वाली लाइन ना देकर ये लाइन पूछ ले ये कहां से ली गई है ना। तो ये आपको बताना है, ये शेक्सपियर की जो एडमिरेबल पोयम उन्होंने बेन जॉनसन ने लिखी है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इसमें जॉन लिली, केड, मार्लोफ, माइटी लाइन वगैरह उनको बोलते हैं और इंक्लूड करते हुए लाइंस लिखते हैं और तब बोलते हैं स्मॉल लेटिन एंड लेस ग्रीक। वो जानते थे लेकिन फिर भी उन्होंने सब पर कम। तो मे बी आपसे ये लाइन देकर पूछ लिया, each of which he seems to shake a lens as brand shade at the eyes of ignorance, sweet swan of Avon, what a sight it were to see thee, ठीक है। ये ऐसे भी आपसे दे के पूछ सकते हैं, एलिजा एंड अवर जेम्स। तो ये भी इन्होंने इसी एपिटैफ में जो उन्होंने प्रेज वर्ड लिखी थी, प्रेज पोएम लिखी थी शेक्सपियर के लिए, उसमें इंक्लूड किया है, जिसमें वो एलिजाबेथ और जेम्स फर्स्ट को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जॉनसन शेक्सपियर को और क्या क्या बुलाते हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है, ये देख लीजिए ध्यान से। जॉनसन शेक्सपियर को बुलाते हैं दाउ स्टार ऑफ पोएट्स, नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम, ठीक है। फिर वो एक्सीलेंट इमेजिनेशन अपनी करते हैं शेक्सपियर के प्रति कि शेक्सपियर ऑनेस्ट थे और बोलते हैं अ मॉन्यूमेंट विद अ टॉम एंड आर्ट अलाइव स्टिल विद वाइल दाई बुक डॉथ लिव, ठीक है। ये इस तरह के वर्ड्स वो शेक्सपियर के लिए बोलते हैं। ये मत समझना कि इतना कौन पूछेगा, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो बेन जॉनसन से एक क्वेश्चन जरूर रखते हैं, ठीक है। कुछ भी कोई भी कोट्स देकर वहां पूछ लिए जाएंगे तो आपको हर एक कोट का पता होना चाहिए क्या पूछा जा सकता है। दाउ स्टार ऑफ पोएट्स भी वो जॉनसन शेक्सपियर के बारे में बोलते हैं, ठीक है, कि उन सब में स्टार पोएट्स थे वो। किन सब में, इन लाइंस को ध्यान से पढ़ना है, केट, मार्लोफ है ना, लिली, इन सब में वो स्टार पोएट्स उनको बता रहे हैं, तो ये आप ध्यान से रीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्ट्रैटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन वार्विकशायर, हार्टफोर्डशायर, डर्बीशायर, नन ऑफ दीज। ये तो इजी क्वेश्चन हो जाता है ना, वार्विकशायर लिटिल विलेज था वार्विकशायर में, ठीक है। अभी विलियम शेक्सपियर के जन्म के बारे में बात कर लेते हैं। 23 अप्रैल 1564 को उनका जन्म स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवॉन में वार्विकशायर इंग्लैंड में माना जाता है। उनकी डेथ हो गई थी सेम डेट को 23 अप्रैल 1616 में, ठीक है। लगभग 51 से 52 साल के वो रहे होंगे वार्विकशायर इंग्लैंड में ही। और रेस्टिंग प्लेस की अगर बात करें, मीन्स ये भी पूछा जा सकता है उनको कहाँ दफनाया गया, चर्च ऑफ द हॉली ट्रिनिटी स्ट्रैटफोर्ड अपॉन अवॉन में ही उनको दफना दिया गया था, ठीक है। ये उनके कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं उनके जन्म से रिलेटेड, ठीक है, उनकी डेथ से रिलेटेड। उनके पेरेंट्स का नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। इनके जो पेरेंट्स थे, क्या नाम था, मैरी आर्डन उनकी जो मदर थी, ठीक है। और वो उनके जो फादर थे वो कौन थे, जॉन शेक्सपियर, ठीक है। उनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर और मदर का नाम था मैरी आर्डन। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मे भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज थी उनके लिए क्या डोमिनेंट नोट छोड़ा गया, ये इजी क्वेश्चन है। कैरेक्टर इज डेस्टिनी छोड़ा गया था, ये प्रीवियस ईयर में पुटअप भी किया गया था। उनकी 4 ग्रेट मेन ट्रेजेडीज में से आती हैं होप,
HOKM ऐसे करके इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी यही है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मींस ईयर वाइज, ये इसी तरह से आई थी, तो इनको आप ध्यान रखोगे। बार बार इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार प्रीवियस जो 3 पार्ट है ना, एक बार उनको भी चेक कर लेना आप शेक्सपियर के। नेक्स्ट चलते हैं, होलोफर्न्स इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, विच प्ले? तो किस प्ले में होलोफर्न्स एक स्कूल मास्टर हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो लव्स लेबर लॉस्ट में ये होलोफर्न्स स्कूल मास्टर हैं। बिना देरी किए, क्योंकि ये आप सब जानते हैं, इनको बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेन यहाँ पर पर्सपेक्टिव है कि जो भी इनसे रिलेटेड फैक्ट्स और नोट्स हैं आप उनको रेडी कर पाएं। ठीक है, ये एक रिवीजन क्लास है, रिवीजन वीडियो है, तो इसीलिए इसको जल्दी जल्दी से करेंगे। द प्ले टेल्स द स्टोरी ऑफ किंग फर्डिनेंड। ये जो लव्स लेबर लॉस्ट है ना, उसमें किंग फर्डिनेंड की स्टोरी को दिखाया गया है, जो उनके नोबल कंपेनियंस होते हैं बैरन, लॉन्गविले एंड ड्यूमेन। ये कैरेक्टर आपसे पुटअप किए जा सकते हैं कि ये तीनों कैरेक्टर्स, या फिर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर देके पूछ लेंगे कि किस प्ले में है। तो किंग फर्डिनेंड के साथ नोबल कंपेनियंस होते हैं उनके 3, बैरन, लॉन्गविले एंड ड्यूमेन, जिन पर ये पूरा प्ले बेस्ड है। और ये ऑथ लेते हैं कि जब तक उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती ना, तो वो किसी वुमेन को 3 इयर्स तक देखेंगे भी नहीं, खुद के प्रति ही वो समर्पित रहेंगे, डिवोटी रहेंगे। ठीक है, तो उनका प्लान जल्दी डिसरप्टेड हो जाता है जब वहां पर 3 लेडीज पहुंचती हैं। कौन कौन? रोजालिन, मारिया एंड कैथरीन। तो ये जो मैन है ना, इनके लव में पड़ जाते हैं इन विमेन के। ठीक है, और वहां पर जो उनकी फुलिशनेस होती है और वुमेन वहां क्लेवरनेस, तो यही सब कुछ उसमें दिखाया गया है। और वो अपनी ऑथ को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। तो ये लव्स लेबर लॉस्ट है। और लास्ट में जो ये वुमेन है, इनके फादर की डेथ हो जाती है, ऐसी न्यूज इन्हें मिलती है, तो ये वहां से चली जाती हैं। ठीक है, इस तरह का ये प्ले है। की फैक्ट्स की बात करते हैं तो ये लगभग लव्स लेबर लॉस्ट 1594 से 95 के ड्यूरिंग देखने को मिला। और जॉनरा की बात करें तो अर्ली कॉमेडीज, कॉमेडी और रोमांस में इसको रखा जाता है। अर्ली कॉमेडीज यानी कि ये उन्होंने पहले जो प्लेस लिखे थे उसमें इंक्लूड किया गया है, यानी कि 1594 में ये लिखा गया था ना, तो अर्ली कॉमेडीज में इसको इंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ये भी पूछा गया था कि ये किस कैटेगरी में ये वर्क आता है, और वहां पे 4 ऑप्शन दे दिया था, अर्ली ट्रेजेडीज, अर्ली कॉमेडीज। तो अर्ली कॉमेडीज में लव्स लेबर लॉस्ट देखने को मिलता है। जॉनरा की बात करें, कॉमेडी और रोमांस जॉनरा में इसको रखेंगे। इसकी सेटिंग भी पूछ ली जाती है। नेवारे में मानी जाती है, एक राज्य जो कि नदर्न स्पेन में है। मेन कैरेक्टर्स आपने अभी रीड किए हैं। किंग फर्डिनेंड ऑफ नवारे हैं, इनके 3 कंपेनियन हैं, तीनों का नाम ध्यान रखना, बैरन, लॉन्गविले, ड्यूमेन। और प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की प्रिंस थी? प्रिंसेस ऑफ फ्रांस थी कौन कौन? रोजालिन, मारिया एंड कैथरीन। ओके, एक चीज और इस प्ले से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है और PYQ से है, लव्स लेबर लॉस्ट में लॉन्गेस्ट वर्ड यूज किया गया है, होनरी फिकेबिलिटी डी नी टैटी बस, इस तरह से ये वर्ड है। और ये वर्ड कोस्टार्ड एक कैरेक्टर है, ये बोलता है एक्ट 5 सीन 1 में। ये लॉन्ग वर्ड लेटिन वर्ड है जिसका मीन्स है द स्टेट ऑफ बीइंग ऑनर्ड। इसको आप ध्यान रखना, इस वर्ड का मीन्स है द स्टेट ऑफ बीइंग ऑनर्ड। ये एक लेटिन वर्ड है और इसको किसने बोला था? कोस्टार्ड ने बोला था। ये भी पूछा जा सकता है किस एक्ट में लॉन्गेस्ट वर्ड बोला जाता है? एक्ट 5 सीन 1 में ये वर्ड बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द डिफीट ऑफ आर्मेडा इन, ये जो आर्मेडा था, द डिफीट ऑफ आर्मेडा किससे रिलेटेड थी? स्पेन से रिलेटेड थी, स्पेनिश। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये हुआ किस ईयर में था? तो ये 1588 में हुआ था। ठीक है, ये जो हार हुई थी 1588 की ये बात है। स्पेनिश आर्मेडा है, क्या ये स्टोरी थी? ये स्पेनिश आर्मेडा को इंग्लैंड ने हराया था 1588 में। ठीक है, और उस समय जो शासन था वो था एलिजाबेथ फर्स्ट का। 1558 से 1603 तक का इनका शासन था ना, तो गोल्डन एज भी क्वीन एलिजाबेथ के शासन की माना जाता है। ये पूछ लिया जाए मे बी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कि गोल्डन एज किसे कंसिडर किया जाता है, तो जो क्वीन एलिजाबेथ का जो शासन था ना, एलिजाबेथ फर्स्ट का, उसको गोल्डन एज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये जब वहां पर शासन कर रही थी तो स्पेनिश जो स्पेन के वो राजा थे वहां, फिलिप करके उनका कुछ नाम था, उन्होंने आक्रमण कर दिया था, इन्होंने कुछ प्रस्ताव वगैरह उनका ठुकरा दिया था। ठीक है, तो इनको फिर हार मिली थी। स्पेनिश आर्मेडा ये कब हुआ था? 1588 में। ये फैक्ट से ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से है, आपको पता होना चाहिए क्या था। डिफीट ऑफ आर्मेडा 1588 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द नेरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो इजीली याद भी रहेगा आपको। बताओ इन तीनों में से किसे डेडिकेटेड थी? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रथस्ले, बैरन ऑफ टिचफील्ड या टू दीज 3?
ये इनके पैट्रोन हो जाते हैं, तो ये इन तीनों को ही डेडिकेटेड थी। क्या? वीनस एंड एडोनिस। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं, नैरेटिव पोयम है। ठीक है, शेक्सपियर ने लिखा था, फेमस कंपेनियन पोयम में आई थी ये, वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीस। ठीक है, तो ये जो पोयम है शेक्सपियर ने 1593 में इसको पब्लिश कराया गया था, लिखा गया था 1593 के ड्यूरिंग। 6 लाइन स्टैंजा इसमें है, इयाम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी गई है और राइम स्कीम ABCC इसकी रखी गई है। इसकी टोटल लाइन की बात करते हैं तो इस पोयम में टोटल 199 स्टैंजास हैं, जिसमें 1194 लाइन्स हैं, और इसको द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन भी बोला है शेक्सपियर ने। ठीक है, ये क्या बोला गया है इसको, ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन शेक्सपियर ने इसको बोला है। इसमें टोटल 199 स्टैंजाज हैं, जिसमें 1194 लाइन्स हैं, इसको आप ध्यान रखोगे। स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो स्टोरी है वीनस की, गॉडेस ऑफ लव मानी जाती है, इनकी ये स्टोरी है। और ये एडोनिस बहुत ही सुंदर यंग मैन है जिसके लव में ये पड़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एडोनिस है ना, इनको रिजेक्ट कर देता है, ठुकरा देता है और मारा जाता है। एक जंगली जो बॉर होता है ना, इनका शिकार कर लेता है और ये एडोनिस वहां पर मारा जाता है। तो ये ऐसी एक नैरेटिव पोयम है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, ये इस तरह की स्टोरी है। ये पूछा जा सकता है कि वीनस गॉडेस ऑफ लव है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1609 अ शिप वाज रैग्ड ऑन द अननोन बर्मुडाज, बर्मुडाज केम टू नोन एज। एक अननोन बर्मुडाज में ना एक शिप रैक हो गया था, तो इस बर्मुडाज को किस नाम से जाना जाता है? आइल ऑफ डेविल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो शिप रैक हुआ था ना, इससे इंस्पायर होकर विलियम शेक्सपियर ने अपना प्ले लिखा था द टेम्पेस्ट 1611 में। इसको ध्यान रखना, ये विलियम शेक्सपियर का जो द टेम्पेस्ट है 1611 में, यानी कि लास्ट प्ले में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, स्वान सॉन्ग भी इसको माना जाता है, इसको आप ध्यान रखना। ओके, स्वान सॉन्ग यानी कि लास्ट प्ले बोले जाते हैं, तो विलियम शेक्सपियर का ये लास्ट प्ले कंसिडर किया जाता है। द टेम्पेस्ट 1611 में इन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सैड टू बी अनफिनिश्ड? इनमें से कौन सा शेक्सपियर का प्ले अनफिनिश्ड माना जाता है? ये हो जाता है हेनरी VIII, जिसको उन्होंने जॉन फ्लेचर कलेक्शन में लिखा था। द लॉस्ट कार्डेनियो भी माना जाता है। ठीक है, कि अनफिनिश्ड रहे थे। ओके, जॉन फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर दोनों के कोलैबोरेशन में ये एक हिस्ट्री प्ले था, ये लिखा गया था हेनरी VIII। इसका ऑल्टरनेटिव टाइटल हो जाता है ऑल इज ट्रू। एक और फैक्ट इससे रिलेटेड है, हेनरी VIII की जब ग्लोब थिएटर में परफॉर्मेंस चल रही थी ना 1613 में, तो वो वहां पर आग लग गई थी, जल गया था वो, इसी वजह से इसको ये फिनिश नहीं हो पाया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये फैक्ट्स हो जाते हैं हेनरी VIII के बारे में, मेनली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव टाइटल ध्यान से पढ़ लेना, ऑल इज ट्रू भी इसको बोला जाता है। 1613 में ग्लोब थिएटर में आग लगने की वजह से ये अनफिनिश्ड रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन रिलेटेड है कोर्ट से, और कोर्ट्स आपको ध्यान से, जो की टर्म्स है, जो भी आप कोर्ट्स रेडी करते हो तो उनके की टर्म्स कुछ ऐसे होते हैं, उनको हमें रेडी कर लेना चाहिए जिससे कि वो ध्यान रहे। सो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, ही स्टडीड द क्राउड्स, gave them what they wanted and simply reflected their own thoughts and feeling. In reflecting the English crowd about him, unconsciously reflected all crowds which are alike in all ages. ठीक है, तो इस तरह की बातें उनके लिए किसने बोली है, किसका ओपिनियन है? Hence his continued popularity. तो किसने उनके बारे में इस तरह की बातें बोली हैं? ये जो कोट है ना, ये इस तरह की कोट्स जो आती हैं, इनमें इनको हमें कैसे ध्यान रखना होता है, जो उनमें मेन की टर्म्स होते हैं, लाइक हैंस हिज कंटिन्यूड पॉपुलरिटी, फिर भी उनकी जो पॉपुलरिटी है ना वो बनी रही है ना, मतलब एक क्राउड जो थी उसके बीच में वो आए थे, वो एक लविंग एज में रहे, है ना। सो रिकेट, डाउडन, लॉन्ग या एल्बर्ट, तो ये जो इसका राइट आंसर है वो लॉन्ग है। लॉन्ग ने ये दिया था इनके बारे में कि जो शेक्सपियर है ना वो एक नाटक प्रेमी थे। इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, जो शेक्सपियर थे वो क्या थे, एक नाटक प्रेमी थे, और क्राउड्स में वो रहे, वो चाहते थे अपने विचारों को, जो भी वो चाहते थे उन्होंने वो किया, और भीड़ से वो निकल कर आए। ठीक है, और सभी एज में वो इसी तरह से छाए रहे, और अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बनी है। तो ये किसने दी है, ये इस तरह की जो प्रशंसा की है उनकी लॉन्ग ने की है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, WJ लॉन्ग ने उनकी इस तरह से प्रशंसा की है, और WJ लॉन्ग ने उनके करियर को, लिटरेरी करियर जो है उनको 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 पीरियड्स में फर्स्ट पीरियड वो मानते हैं अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन का, सेकंड पीरियड उन्होंने रखा है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का,
एक बार इसको मैं अच्छे से ही लिख देती हूँ ना, पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, ये रीड करने इंपॉर्टेंट है, मे बी आपसे पूछ लिया जाए। तो ये डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने इनको डिवाइड किया है उनके लिटरेरी वर्क को। सेकंड जो उन्होंने माना है वो माना है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। थर्ड जो उन्होंने पीरियड माना है वो माना है ग्लूम एंड डिप्रेशन का। फोर्थ पीरियड उन्होंने माना है रिस्टोर्ड सेरेनिटी का, रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम एंड स्टॉर्म, सेरेनिटी ऑफ काम एंड स्टॉर्म, यहां लिख देती हूं, ऑफ काम एंड स्टॉर्म। तो इस तरह से 4 पीरियड्स में डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क्स को डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेज कम इन 1623 एंड फॉर क्रेडिट गोज टू 2 फेलो एक्टर्स हेमिंग एंड कॉन्डेल। फोलियो कंटेंट 36 प्लेस, 1 प्लेस वॉज नॉट इंक्लूडेड। इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये इजी क्वेश्चन है, अभी हमने रीड किया है, ये हो जाता है पेरिक्लिस, जिसको प्रिंस ऑफ टायर भी बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 17th सेंचुरी प्लेराइट जो है बेन जॉनसन, उनका इस फर्स्ट फोलियो में डेडिकेटरी प्रीफेस ऐड किया गया था, जिसमें उन्होंने ऑथर को एड्रेस करते हुए लिखा था, दाउ आर्ट अ मॉन्यूमेंट विदाउट अ टॉम्ब एंड आर्ट अलाइव स्टिल वाइल दाई बुक डॉट लिव। ये उन्होंने लाइंस बोली थी किसके लिए? विलियम शेक्सपियर के लिए। किसने? बेन जॉनसन ने। और पेरिक्लिस को रखा गया था, क्या? ओमिट रखा गया था, मीन्स उसको इंक्लूड नहीं किया गया था फर्स्ट फोलियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन अ वर्ड, ये वर्ड आपको पहचानना है, यूनिवर्सल पोएट किसने बोला है? डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने बोला है शेक्सपियर के लिए। ही इज द यूनिवर्सल पोएट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। किसके लिए था ये? शेक्सपियर को। डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने क्या बोला है? अगर ये सीधा सा ये कोट दे दी ना कि ही इज द यूनिवर्सल पोएट, ये किसने बोली है? शेक्सपियर के लिए। तो ये डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने बोली है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से जो की टर्म्स होते हैं ना उनको पढ़ लेना चाहिए। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। ये शेक्सपियर के लिए किसने बोला है कि टू स्टडी नेचर, उनके वर्क में पढ़ना, एंड एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री, ये भी लॉन्ग का ही स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने ही बोला है, ये स्टेटमेंट लॉन्ग का ही हो जाता है। इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो लॉन्ग ने ही दिए हैं। ओके, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से रीड करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी, कि मुझे शायद ही याद हो कि किसी भी पर्सन ने या किसी इवेंट ने मुझे इतना ज्यादा प्रभावित किया हो, इतना अच्छा इंप्रेशन उसका पड़ा हो। ठीक है, जितना कि शेक्सपियर के प्लेस का। तो ये किसका हो जाता है? ये जो सेंटेंस है या ये जो कॉट है, ये गॉथे ने बोली थी, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द 2 ग्रेट कॉन्जर्वेटर्स। ये किसने बोला था? शेक्सपियर और जेम्स बाइबल के बारे में। इन पर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ये डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने ही बोली थी जेम्स बाइबल और शेक्सपियर के बारे में, कि ये 2 कॉन्जर्वेटर थे इंग्लिश स्पीच में। ठीक है, जिन्होंने अपने आप को स्थापित किया वोकेबुलरी में, दैट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। ये सब लॉन्ग ही इनके बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? फर्स्ट लाइफ, या आप इसको बायोग्राफी भी बोल सकते हो। किसने लिखी थी बायोग्राफी शेक्सपियर की? फर्स्ट बायोग्राफर कौन थे शेक्सपियर के? तो राइट आंसर होगा आपका निकोलस रॉफ। निकोलस रॉफ ने शेक्सपियर के बारे में फर्स्ट बायोग्राफी लिखी थी, 1709 में ये लिखते हैं। ठीक है, लाइफ ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर उसका टाइटल था, 1709 में निकोलस रॉफ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हु अटैक शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड? किसने शेक्सपियर पर अटैक किया है किसी एक पैम्फलेट में ये बोलते हुए? ये वर्ड्स बोले थे, A groat's worth of wit bought with a million of repentance। ये पैम्फलेट नेम है। तो ये हो जाते हैं रॉबर्ट ग्रीन, जो कि बहुत ज्यादा फेमस थे। इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, मीन्स जैसे धज्जियां उड़ा देते हैं ना, इस तरह से बहुत ज्यादा इन्होंने आलोचना की थी शेक्सपियर की। 1592 में एक पैम्फलेट लिखते हैं रॉबर्ट ग्रीन, ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट के नाम से, जहां पर ये शेक्सपियर को प्लेगियरिज्म बुलाते हैं, यानी कि साहित्यिक चोरी उन्होंने की थी, ऐसा बोलते हैं। जोहानस फैक्टोटम बुलाते हैं, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी कि वो कहते हैं कि माहिर किसी में भी नहीं, सारी चीजों में हाथ आजमाता है, ऐसा इसका मीनिंग था। और हेनरी 6 पार्ट 3 से उनके प्ले से एक ये लाइन लेते हैं, टाइगर्स हार्ट ट्रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड,
जिसमें यहाँ पर वुमेन की जगह वो प्लेयर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है रॉबर्ट ग्रीन, ये लाइन उनके प्ले से लेते हैं हेनरी सिक्स पार्ट 3 से, और ये सब उनको बोलते हैं, ठीक है। 1592 में ये इनका फेमस पैम्फलेट आया था गॉड्स वर्थ ऑफ विट, और इन्होंने जमकर आलोचना की थी, ठीक है। ये पूछे गए थे, ये इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, शॉर्ट्स अपलोडेड हैं चैनल पर, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं शेयर कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको सभी लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, आई लव द मैन do honor his memory on this side idolatry as much as any, he was indeed honest and of an open and free nature who said, ठीक है। ये किसने कहा था कि आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, कि मैं मतलब जो ऑनर है उसकी मेमोरी में वो दिखाता हूं। ऑन दिस साइड आइडोलेट्री, ये इस तरह के जो की टर्म्स है ना, इनको याद रखते हुए आप ये याद रख सकते हो कि ये इनके लिए किसने बोला होगा। तो ये इस तरह की लाइंस इनके लिए बेन जॉनसन बोलते हैं। आइडोलेट्री बताते हैं किसको, शेक्सपियर को बताते हैं, और कहते हैं ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर, ठीक है। इस तरह की बातें वो शेक्सपियर के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ग्लोब एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम ऑफ थिएटर विच आर एसोसिएटेड विद, ये दोनों नाम किससे एसोसिएटेड है, शेक्सपियर के थिएटर से, ठीक है। शेक्सपियर के थिएटर के ही नेम है, राइट आंसर हो जाता है शेक्सपियर। फिर उनका यहां पर देखो, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर, blessed be the man that spears these stone and cursed be he that moves my bone, this wretched doggerel over the world's greatest poet was intended no doubt as a warning to some stupid sexton lest he should empty the grave, who is this poet, ये शेक्सपियर थे, उनके टॉम पर ये चीजें लिखी गई थी, ठीक है। क्या, गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सेक फॉर बियर, ये उनके टॉम पर ही चीजें लिखी गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर probably worked with someone in the last two parts of Henry VI and Richard III, who is he, शेक्सपियर ने कोलैबोरेशन में वर्क लिखा था लास्ट 2 पार्ट्स में हेनरी 6 के और रिचर्ड III के, तो वो कौन थे, किससे कोलैबोरेट में उन्होंने वर्क लिखा था, ये आपको पहचानना है। मार्लो, ग्रीन, लॉज या नैश, तो ये कौन कौन थे, मार्लोव थे और नैश थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बोते एंड डी, ये आपको ध्यान रखना है। विलियम शेक्सपियर ने हेनरी 6 के जो लास्ट 2 पार्ट्स में कोलैबोरेट किया ना, तो वो कौन कौन थे, क्रिस्टोफर मार्लोव एंड टॉमस नैश, ठीक है। हेनरी 6 के लास्ट 2 पार्ट एंड रिचर्ड III में इनके कोलैबोरेशन में वर्क किया था। इट इज सेड दैट हेनरी VIII इज अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड, ये तो अभी हमने पढ़ा है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, शेक्सपियर के कोलैबोरेशन में दोनों वर्क आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। द क्वीन कमांडेड शेक्स फॉलस्टाफ इन लव, ठीक है। एलिजाबेथ जो थी ना, उनको फॉलस्टाफ का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद था, तो क्वीन एलिजाबेथ शेक्सपियर को कमांड करती हैं कि मैं इस कैरेक्टर को लव में देखना चाहती हूँ। तब शेक्सपियर लिखते हैं एक प्ले, और उस प्ले का आपको नाम बताना है जिसमें उन्होंने फॉलस्टाफ को एज अ लवर दिखाया है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखना। ये लिखते हैं वो मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टोर। इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने जॉन फॉलस्टाफ का जो कैरेक्टर है उसको फीचर किया है, ठीक है। वो लवर दिखाए जाते हैं और वो जो वाइफ्स ऑफ अदर मैन है ना, उसके प्यार में पड़ता हुआ उनको दिखाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ का फेवरेट कैरेक्टर था ये फॉलस्टाफ, ठीक है। तो ये जो अब इस प्ले में क्या होता है, ये जो वाइफ्स है ना अदर मैन की, ये फॉलस्टाफ को लेसन सिखाती हैं और झूठा झूठा उसको इनवाइट करती हैं अपने घर पर जब उनके हस्बैंड्स वहां नहीं होते, ठीक है। और जो हस्बैंड है उनको भी इस चीज की भनक लग जाती है, वे वेश बदलकर उसे पकड़ने आ जाते हैं। Their wives in infidelity by pretending to be in love with them, और जो उनकी वाइफ है ना वो बहाना बना रही होती है कि वो इसके साथ, ये जो फॉलस्टाफ है, इससे लव करती हैं। इस तरह का वो बहाना बना के उसको घर पे बुलवाती हैं, उसको फंसा देती हैं। तो इस तरह की ये स्टोरी है। तो जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्हें ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो शेक्सपियर से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो इसको फॉलस्टाफ को लव में देखना चाहती हैं, लवर कैरेक्टर के रूप में वो देखना चाहती हैं। तो इस तरह से मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर का नाम आप ध्यान रखोगे, ओके। शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी वॉज, कौन से इनमें शेक्सपियर कंटेम्प्रेरीज थे, ये तो इजी हो जाता है, मिल्टन, एलियट, वर्ड्सवर्थ, बेन जॉनसन। अब क्योंकि आपको इनका टाइम पीरियड, ये तो आपके कोर्स में ही है ना, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ, तो ये तो कट ही हो जाते हैं। इलियट और भी छोटे थे, ये भी कट हो जाते हैं, तो बेन जॉनसन उनके कंटेम्प्रेरीज थे। और अदर कंटेम्प्रेरीज देख लो कौन कौन आएंगे, क्रिस्टोफर मार्लोव, टॉमस केट, टॉमस मिडल्टन, वेबस्टर, बेन जॉनसन, टॉमस डेकर, ये सब शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरीज माने जाते हैं। हु रोट 4 बुक्स, ये 4 बुक्स लिखी थी, किसने लिखी थी, इस वाली बुक को देखकर आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। द व्हील ऑफ फायर, द इंपीरियल थीम,
क्राउन ऑफ लाइफ एंड द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट ऑन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। ठीक है, ये व्हील ऑफ फायर को देखते ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ये किसने लिखी थी? विल्सन नाइट ने लिखी थी। ठीक है, तो ये 4 बुक्स ये शेक्सपियर क्रिटिसिज्म के ऊपर विल्सन नाइट लिखते हैं, इनको आप ध्यान रखना। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री अबाउट हुम डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट। ये किसके लिए मैथ्यू अर्नोल्ड लिखते हैं? ये इजी क्वेश्चन है, वैसे शेक्सपियर के लिए लिखते हैं ये लाइन, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री अबाउट हुम डिड। ठीक है, ये जो ये पोयम एक सोनेट है, 14 लाइन पोयम है, जिसमें वो शेक्सपियर को प्रशंसा करते हुए लिख रहे हैं ग्रेटनेस एज अ सोनेटियर के रूप में। ओके, तो ये जो सोनेट लिखते हैं, इस सोनेट का नाम क्या था? क्या नाम था इसका? शेक्सपियर, है ना। शेक्सपियर कौन लिखते हैं? ये शेक्सपियर नाम से ही लिखते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड। इंपॉर्टेंट सोनेट है, ये ध्यान रखना। ठीक है, शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए ये सोनेट वो लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से रीड कीजिएगा। हेलेन स्टिक बट नॉट हर हर्ट क्लियोपेट्रास मैजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट, सेड ल्यूक्रेशियास मॉडेस्टी, हु इज रेफर्ड हियर। किसे रेफर किया? ये शेक्सपियर की हीरोइन से नीचे, तो इसमें से आपको बताना है कि किसे रेफर की गई है ये सारी चीजें, कि हेलेना की जैसे चीक होगा, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, बट नॉट हर्ट क्लियोपेट्रा की मैजेस्टी, एटलांटास बेटर पार्ट मीन्स उसके गुण, जो उसके वर्च्यूज थे, ल्यूक्रेशिया मॉडेस्टी, तो ये यहाँ पर किस हीरोइन को शेक्सपियर की यहाँ मॉडिफाई रेफर किया गया है? तो ये रोजालिंड, जो एज यू लाइक इट की हीरोइन है ना, जो अपना वेश बदल लेती हैं, उसमें क्या नाम था उनका जब वो वेश बदलती हैं, डिस्गाइज कर लेती हैं अपने आप को। ठीक है, वो ध्यान रखना, क्या था? रोजालिंड एज गैनीमेड। ठीक है, तो ये वेश बदल लेती हैं, ये इनकी प्रशंसा में बोला गया है कि हेलेना के जैसे चीक, बट नॉट हर हर्ट क्लियोपेट्रा मैजेस्टी, ये सब रोजालिंड के बारे में बोला गया है, इसको आप ध्यान रखना। डायनास लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, डायना के लिप पे इतने स्मूथ एंड रूबियस नहीं होंगे। स्मॉल पाइप इज एज द मेडन ऑर्गन, श्रिल एंड साउंड, हुज पर्सनैलिटी इज बीइंग रेफर हियर। ये पर्सनैलिटी किसके लिए बोली गई है यहाँ पर? शेक्सपियर की हीरोइंस हैं, वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट, सीलिया इन एज यू लाइक इट, डेस्टिमोना इन ओथेलो, नन ऑफ दीज। तो ये यहाँ पर जो प्रशंसा की गई है ना, ये वॉयला की गई है, वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट, कि डायना के लिप भी इतने स्मूथ और रूबियस नहीं होंगे जितने कि वॉयला के। और ये किसने बोला है? ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन कैरेक्टर बोलता है? ऑर्सिनो बोलता है। ठीक है, किसमें? ड्यूक ऑर्सिनो किसमें बोलते हैं? ट्वेल्थ नाइट में, ये ध्यान रखना। ट्वेल्थ नाइट जो इंपॉर्टेंट प्ले है शेक्सपियर का। ठीक है, कॉमेडी जॉनर में इसको रखेंगे। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखना, ये कॉमेडी जॉनर में प्ले आता है ट्वेल्थ नाइट, और इसका अदर टाइटल भी तो है, 1601 में दिखाई देता है। इसका अदर टाइटल पूछा जा सकता है आपसे, अदर टाइटल क्या है? व्हाट यू विल। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप ध्यान रखना। ठीक है, 1601 में ये आता है। और जो ड्यूक ऑर्सिनो है ना, ये बोलते हैं, ड्यूक ऑफ इलीरिया है, ये वॉयला की वहां तारीफ करते हुए ऐसे वर्ड्स बोलते हैं कि डायना के लिप भी इतने स्मूथ और रूबियस नहीं होंगे, इज द मेडन्स ऑर्गन, श्रिल एंड साउंड। ठीक है, इस तरह से ये बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आई विल डू माई बेस्ट टू वो योर लेडी, हु इज द स्पीकर। कौन है इस लाइन का स्पीकर? आई विल डू माई बेस्ट टू वो योर लेडी, मैं अपनी जो वो लेडी है बोलने वाली, ठीक है, उसको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। किसके बारे में बोला गया है? ये कौन है स्पीकर? क्लियोपेट्रा इन डिस्गाइज ऑफ मेड, जब वो मेड का वेश बदल लेती है। वॉयला डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो, रोजालिंड इन द डिस्गाइज ऑफ मेल, या नन ऑफ दीज। तो ये आंसर है वॉयला, जब वो सिजेरियो के वेश में होती है ना, तब ये ऐसा बोलती है, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी। ये लाइन्स वॉयला से रिलेटेड है। ट्वेल्थ नाइट की जो हीरोइन है वॉयला, जब वो अपने आप को सिजेरियो के वेश में चेंज कर लेती हैं और ड्यूक ऑर्सिनो की सर्वेंट बन जाती हैं, ऑर्सिनो सिजेरिया को, यानी कि जो कि वॉयला हैं, उनको ओलिविया के पास भेजता है अपने बिहाफ में। ठीक है, कि जिससे कि वो एग्री हो जाए, डेस्पाइट बीइंग इन लव विद ऑर्सिनो हर सेल्फ। ठीक है, कि ऑर्सिनो से लव करने के बजाय वो जो सिजेरियो है वो उनसे एग्री हो जाए। तो इस तरह की ये स्टोरी है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक टू हर मोर इफ दाउ हैस्ट आइज टू सी, शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मेदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको आपको रीड करना होगा अच्छे से। लुक टू हर मूव, उसकी ओर देखो मूर। ये मूर किसको बोला है यहाँ पे, इसी से ही आपको समझना जाना चाहिए। मूर ऑफ वेनिस कौन थे? ठीक है,
तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए इफ दाउ हैस्ट आइज टू सी, कि उसकी आंखें देखो ना, उससे पता चल जाएगा जो अपने फादर को धोखा दे सकती है वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। ये कौन बोलता है? ब्रेबेंशियो टू डेस्टिमोना, ब्रेबेंशियो टू ओथेलो, ओथेलो टू ब्रेबेंशियो। अब देखो डेस्टिमोना के फादर का नाम ब्रेबेंशियो था और वो ओथेलो से ऐसा कह रहे हैं कि उसकी आंखें देखना, उसने अपने फादर को ही क्या किया है? धोखा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डेस्टिमोना के फादर है ना ब्रेबेंशियो, ये ओथेलो पर आरोप लगाते हैं कि जादू टोना करने का आरोप लगाते हैं कि तुमने मेरी बेटी को बहकाया है, उस पर जादू टोना किया है ना। और वो ओथेलो को वार्न करते हैं कि डेस्टिमोना ने तो अपने फादर को ही धोखा दे दिया, तुम्हें भी वो इसी तरह से धोखा दे देगी। इस तरह की ये स्टोरी है ओथेलो। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्ले है, इसको आप ध्यान रखना। ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी जॉनरा में इसको रखेंगे, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। और क्या बोलते हैं इस ट्रेजेडी को? द मूर ऑफ वेनिस। तो मीन्स इसकी सेटिंग कहाँ पर है? वेनिस में है। इसको आप ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट ये प्ले हो जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, जो अकल से नहीं लेकिन बहुत ही अच्छे से लव करना जानता है, तो कौन इसके स्पीकर हैं? ओथेलो, डेस्टिमोना, वायला या एंथनी? ये आपको बताना है। तो ये है ओथेलो। ठीक है, ओथेलो हो जाते हैं मूर ऑफ वेनिस, शेक्सपियर का फेमस प्ले है जिसमें ओथेलो इन वर्ड्स को कहता है और फाइनल स्पीच में ये बोलता है। ठीक है, वन दैट लव नॉट वाइजली बट टू वेल, जो आपको वाइजली प्यार नहीं करते बहुत अच्छे से करते हैं। और ये उसको कब एक्नॉलेज होता है, कब एहसास होता है? जब डेस्टिमोना क्या है कि वो मर चुकी होती है और तब उसे एहसास होता है कि वो पैशनेट थी। ठीक है, और उसको मिसगाइडेड वहां किया गया उसके विरोधियों द्वारा, इयागो द्वारा, और उसको डिस्ट्रक्टिव के उसका कारण बने, मीन्स उसके विनाश का कारण बने। तो ये फाइनल स्पीच है ओथेलो की, वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। ओके, ओथेलो इसको बोलता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम्स सच कम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकन डेथ, वेयर डू दीज लाइन अपीयर? अगर हर तूफान के बाद इतनी शांति आती तो हवाओं को चलना ही चाहिए, ठीक है, जब तक कि वे डेथ ना ला दे। इस तरह की लाइन कहाँ देखने को मिलती है? ठीक है, ये भी सेम ही इसका ऑप्शन है ओथेलो। ओथेलो में ही ये लाइंस देखने को मिलती हैं एक्ट 2 सीन 2 में, जब वहां पर जो साइप्रस है वहां पर तूफान आ जाता है। ठीक है, और वो जो वहां पर उथल पुथल चल रही होती है, ओथेलो वहां पर एक्सप्रेस करना जारी रखता है अपनी फीलिंग्स को। और ये जो तूफान है ना साइप्रस का, ये पूछा जा सकता है कि किस तूफान को वहां प्रतिबिंबित किया गया है। तो साइप्रस का जो तूफान आता है ना वहां पर एक्ट 2 सीन 2 में, वहां पर ये लाइंस बोली गई हैं। इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट कम्स सच कम्स मे द विंड्स ब्लो टिल दे हैव वेकन। ओथेलो से ये फेमस लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉस्टर्स फन एंड लाफ्टर। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फार्स या लिरिकल फार्स ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लिरिकल फार्स किस प्ले को बोला गया है। तो ये तो ट्रेजेडी हो जाती है ना तीनों। लव लेबर लॉस्ट को बोला गया है ना लिरिकल फार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव लेबर लॉस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं इजीली, आप उसको आराम से देख लीजिए। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स। ये क्या है? ये इजी क्वेश्चन हो जाता है। ये तो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, फेमस। ठीक है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पर है 1602, 1604, 1606 और 1606। तो ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। HOKM से आप इनको याद रखते हैं। फेमस ट्रेजेडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट, पेरिक्लिस, सिम्बलिन एंड द विंटर्स टेल। ये लास्ट प्ले कंसिडर किए जाते हैं शेक्सपियर के। दे आर नीदर प्योरली कॉमेडीज, ना तो ये प्योरली कॉमेडीज है ना ट्रेजेडीज हैं। तो फिर कहाँ कैटेगराइज करोगे? कैसे कैटेगराइज किया जाता है? किस कैटेगरी में इनको रखा जाता है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये पूछा भी गया था प्रीवियस ईयर में। ड्रामेटिक रोमांस में इनको रखा जाता है। ठीक है, ना तो ये ट्रेजेडी है ना ही ये कॉमेडी है। ड्रामेटिक रोमांस शेक्सपियर के लेट प्लेस, ठीक है, जो उन्होंने 1607 से 1613 के बीच लिखे थे। ये पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर ने ड्रामेटिक रोमांसेस कब से कब तक लिखे थे। ठीक है, तो 1607 से 1613 के बीच लिखे थे, जिसमें पेरिक्लिस, प्रिंस ऑफ टायर इसमें आता है। सिम्बलिन को हम इसमें कैटेगरी रख सकते हैं, विंटर्स टेल को रख सकते हैं और द टेम्पेस्ट को रख सकते हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनकी जो मेन फीचर्स थे ना, स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर इनमें दिखाया गया है। नेक्स्ट, इन 1598 बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द चैम्बरलेन्स कंपनी विद टेकिंग पार्ट, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, कंपनी विद डैश, ये आपको फिलअप करना है। बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हैड बीन परफॉर्म्ड बाय द चैम्बरलेन। तो ये तो इजी हो जाता है ना,
ये तो बेन जॉनसन है, तो ये इसमें शेक्सपियर, कंपनी विथ शेक्सपियर टेकिंग पार्ट, मीन्स यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो चैम्बरलिन कंपनी है उसमें बेन जॉनसन का जो एवरीमैन इन हिज ह्यूमर है ना, उसको भी परफॉर्म किया गया था। तो किसकी थी ये कंपनी? शेक्सपियर की थी, है ना। Who wrote Shakespeare and Comedy 1938 and Shakespeare and Tragedy 1948? दोनों इन्होंने ही लिखी थी। तो इनका नाम आपको बताना है, इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों इन्होंने ही लिखी थी। शेक्सपियर एंड कॉमेडी 1938 में लिखी थी और 10 साल बाद 1948 में शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी लिखी। इसी तरह से याद करना, ये HB चार्ल्टन, ठीक है, इन्होंने लिखी थी, ध्यान रखना। रॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट लिखते हैं एंड द टाइम इज फ्री लिखते हैं। ये बुक उन्होंने लिखी थी, किस पर लिखी थी? शेक्सपियर की क्रिटिसिज्म पर, मिल्टन की क्रिटिसिज्म पर, या शेक्सपियर की पोइट्री पर, या शेक्सपियर की बायोग्राफी पर। ये इजी हो जाता है। ये द टाइम इज फ्री एंड द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट, ये दो प्ले लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1948 एंड 49 में, और शेक्सपियर एंड क्रिटिसिज्म पर ये प्ले लिखते हैं रॉय वॉकर। इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 टाइम्स देख लेते हो ना, तो ये सब रिवाइज हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे एकदम फिंगर टिप पर। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम व्हाट नीडस्ट दाउ सच अ ऑफ दाई नेम, ओके। और यहाँ पर क्या कहते हैं ये कि स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये तो इजी हो जाता है। स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये कहाँ बोलते हैं शेक्सपियर के लिए ये लाइन, और कौन बोलता है, ठीक है। ये इजी हो जाता है आपके लिए, कहाँ बोलते हैं ये लाइन। ये लाइन हमें एल एलिग्रो में देखने को मिलती है और मिल्टन इन लाइंस को बोलते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, एल एलिग्रो, ये ध्यान रखना, ठीक है। एल एलिग्रो में ये लाइंस देखने को मिलती हैं और जॉन मिल्टन इन लाइंस को बोलते हैं। जॉन मिल्टन उनकी प्रशंसा करते हुए इंक्लूड करते हैं स्वीटेड शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। नेक्स्ट चलते हैं, अवर माइंडेड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज अ फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय, ये किसने बोला है शेक्सपियर के बारे में? अवर माइंडेड माइंडेड शेक्सपियर, ये तो इजी हो जाता है। तो ये शेक्सपियर के बारे में एस.टी. कॉलरिज ने बोला है, बायोग्राफिया लिटरेरिया में बोला है, 1817 में उन्होंने ये वर्क लिखा था, ठीक है। विच इज द स्वैन सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, यानी कि जो लास्ट वर्क था शेक्सपियर का वो आपको बताना है। ये हो जाता है द टेम्पेस्ट, 1610 to 11 के बीच ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसको स्वैन सॉन्ग भी कंसिडर किया जाता है। जूलियस सीजर एंड एंटनी एंड क्लियोपेट्रा रोमन प्लेस, देयर इज वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। तो एक और रोमन प्लेस था, इनमें से आपको पहचानना है। जूलियस सीजर हो गया, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा हो गया, तो इनमें से कौन सा है? कॉरियोलेनस। कॉरियोलेनस को भी रोमन प्ले कंसीडर किया जाता है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। रोमन प्लेस की यहाँ पर लिस्ट है, इसको देख लो एक बार। टाइटस एंड्रोनिकस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कॉरियोलेनस, ये उनके रोमन प्लेस कंसीडर किए जाते हैं, इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। कॉरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ठीक है, ये उनके रोमन प्लेस यहाँ कंसीडर किए जाते हैं। अ क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर करियर, एक क्रिटिक शेक्सपियर के करियर को इन पार्ट्स में डिवाइड करता है। इनको देख लो, कंट्री माउस, स्कूल ऑफ लव, गार्डन ऑफ इडन, अनविडेड गार्डन, डार्क टावर, रोड टू फ्रीडम एंड अ वर्ल्ड ऑफ इमेज। कौन थे ये क्रिटिक? डोनाल्ड ए स्टॉफर, डाउडन, ब्रैडले, नन ऑफ दिस। मे भी ये पूछ लिया जाए तो ये थे डोनाल्ड ए स्टॉफर, ठीक है। इन्होंने शेक्सपियर के जो वर्क है ना उनको इन पार्ट्स में, गार्डन ऑफ इडन, द अनविडेड गार्डन, द डार्क टावर, इनमें कैटेगराइज किया है, इसको आप ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन, हु सेज दिस। ये इजी कोट हो जाती है, अगर आपने प्लेस वगैरह की समरी अच्छे से रीड की है ना तो ये बहुत ही इजी कोट आपके लिए होने वाली है कि गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन्स, कि जो अच्छी पर्सनैलिटी है उनके भी बुरे बेटे हो सकते हैं, ठीक है। तो वॉयला इन ट्वेल्थ नाइट, रोजालिंड इन एज यू लाइक इट, या मिरांडा इन द टेम्पेस्ट, ये जो लाइन्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इनको ध्यान रखना। मिरांडा बोलती है टेम्पेस्ट में, जब उसे अपने अंकल के बारे में पता चलता है ना, एंटोनियो के बारे में प्रॉस्पेरो बताता है, जब वो परेशान हो जाती है ना, वहां पे तूफान वगैरह ले आता है, तो मिरांडा को पता चलता है कि उसके फादर ने किया है, तो तब प्रॉस्पेरो वहां पर स्टोरी बताते हैं ना कि उसके अंकल ने क्या क्या किया था, क्या क्या बुरे काम किए थे, हमें ऐसे शिप पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था, हमें ऐसे छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो तब जब मिरांडा को इस सच्चाई का पता चलता है, गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन, इस तरह की लाइंस वो बोलती है, ओके। दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, वेयर डज दिस line appear? Hamlet, Cymbeline,
या ओथेलो या द टेम्पेस्ट, कहां पर ये लाइन देखने को मिलती है? दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, मीन्स वो पर्ल्स बन जाते हैं, वो जो मोती हैं, उनकी आंखें हैं ना, वो मोती बन जाती हैं। तो ये द टेम्पेस्ट में हमें देखने को मिलती हैं। और कौन बोलता है इनको? एरियल। एरियल ये फर्डिनेंड को बता रहा है जब वहां पर बताया जाता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है शिपरेक में, और ये लाइन है एक्ट 1 सीन 2 की, ठीक है। और एक और इससे रिलेटेड फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखना। टीएस इलियट ने अपने वर्क द वेस्टलैंड 1922 में इसको एज एल्यूजन इन लाइन को द टेम्पेस्ट की वहां इंक्लूड किया है। द वेस्टलैंड में ये पूछा जा सकता है कि किसने इंक्लूड किया है द वेस्टलैंड में? दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज, ये एरियल बोल रहा है किसको? फर्डिनेंड को। और इन लाइंस को किसने वेस्टलैंड में इंक्लूड किया है? टीएस इलियट ने अपनी पोयम जो उन्होंने 1922 में लिखी थी। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज, जो दुख है ना वो मनुष्य को बहुत ही स्ट्रेंज फेलोज से इंट्रोड्यूस कराता है दुख। माइजरी एक्वेंट्स है ना जो, तो ये कौन बोलता है? ट्रिंक्यूलो इन द टेम्पेस्ट और स्टीफेनो इन द टेम्पेस्ट, कैलिबन इन द टेम्पेस्ट, सिजेरियो इन 12th नाइट। तो ये इस तरह की लाइन ट्रिंक्यूलो बोलता है विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट में। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। कि जो दुख है वो बुरे साथियों से परिचय कराता है, मीन्स जब बुरा टाइम आता है ना तो अच्छे बुरे सबकी पहचान हो जाती है। तो इस तरह के वर्ड्स ट्रिंक्यूलो बोलता है विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में। ये एक्ट 2 सीन 2 में ये लाइन्स देखने को मिलती है। ओके, आपको पहचाना है हुई साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। साइकोरेक्स कौन है टेम्पेस्ट में? तो ये कैलिबन की मदर है। कैलिबन जो वहां पर इविल है ना, जो वहां पर इविल है उसकी मदर है साइकोरेक्स। ये उसका प्रॉस्पेरो के अगेंस्ट वहां कॉन्स्पिरेसी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हु सेज समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क? मार्सेलस इन हैमलेट, होरेशियो, हैमलेट या सिस्टर? ये तो इजी हो जाता है, आंसर भी आपको दिख गया है। मार्सेलस बोलता है ये हैमलेट में, एक्ट 1 सीन 4 में ही एंड होरेशियो डिबेट कर रहे हैं, वहां पर बहस कर रहे हैं। और मार्सिलस जब घोस्ट वगैरह दिखाई देता है ना, हैमलेट के फादर वहां दिखाई दे रहे होते हैं, तो ये मार्सिलस हैमलेट से बोलता है कि समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजिनेंस, प्रतिशोध की तुलना में जो गुण है, जो पुण्य है, ठीक है, वो होने चाहिए। वेयर डू दीज लाइन अपीयर्स, इस तरह की जो लाइन्स है ये कहाँ देखने को मिलती है? इनको आपको बताना है। टेम्पेस्ट गोंजेलो के द्वारा बोली जाती हैं, या एरियल के द्वारा, या प्रॉस्पेरो के द्वारा, या नन ऑफ दीज। द रेयर एक्शन, अब देखो ये लाइन पता है कहाँ बोली जाती है? ये प्रॉस्पेरो की लाइन है, और लास्ट में जब वो उनको माफ कर देता है ना सारे अपने एनिमीज को, तो तब ये लाइन बोलता है। इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजिनेंस, मीन्स प्रतिशोध से अच्छा है गुण हमें अपने क्या उनको माफ कर दिया जाए। तो प्रॉस्पेरो एक्ट 5 सीन 1 में जब वो डिसाइड करता है अपने ब्रदर एंटोनियो किंग ऑफ नेपल्स अलोंसो उनके धोखे के लिए उनको माफी देने का डिसीजन लेता है कि इनको मैं माफ कर दूंगा, तब ये लाइन बोलता है। इनको आप ध्यान रखना। द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजिनेंस। ओके, नेक्स्ट, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड, ठीक है। अ लिटिल मोर देन किन मतलब काइंड होने से अच्छा है थोड़ा सा, कम दयालु होने से बेटर है कि थोड़ा सा किन हो जाओ। तो ये कौन बोलता है? हैमलेट, क्लाउडियस, गर्ट्रूड या नन? ये हैमलेट बोलता है, ठीक है, हैमलेट बोलता है। विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की ये लाइन है, एक्ट 1 सीन 2 की ये लाइन है, इसको आप ध्यान रखना। हैमलेट इन लाइन्स को बोलता है कि अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। कहाँ क्यों बोलता है ये लाइन? कि मीन्स काइंड, कम दयालु हो जाओ सब कुछ ठीक करने के लिए, इस तरह की लाइन्स वो बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रीड करना। हिकेट यूबिक, हैमलेट एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट, व्हाट डज इट मीन? क्या मीन्स है इसका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं। तो इसका मीन्स है हियर एंड एवरीवेयर, इसका यूज किया भी जाता है, ये फ्रेज है हिकेट यूबिक, ये हैमलेट में यूज की है, हैमलेट को एड्रेस करते हुए, ठीक है। एड्रेसेस दिस टू द घोस्ट इन हैमलेट, जो घोस्ट है ना हैमलेट, उसको यहाँ पर एड्रेस कर रहा है, अपने फादर के घोस्ट को, हियर एंड एवरीवेयर। और एड्रेस करते हुए क्या बोल रहा है? हिकेट यूबिक्यू मीन्स यहाँ और हर जगह, हर जगह है, हर जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से रीड करना। वैलिटी दाई नेम इज वुमेन हु सेज। अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही आप समझोगे कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आपको पता है कि ये स्टेटमेंट हैमलेट बोलता है, पर किसे बोलता है? वॉयला,
वॉइला टू ओलिविया, ये दोनों तो कट हो जाते हैं, ठीक है। हैमलेट टू हिमसेल्फ या हैमलेट टू क्वीन गर्ट्रूड, ये भी कट हो जाता है। हैमलेट अपने आप से बोल रहा है ये एक सॉलिलकी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। कब बोलता है ये? जब उसका अंकल जो क्लाउडियस है ना, वो वहां पर उसके फादर को मारने का जो उसे दुख देता है, तो हैमलेट मोर्न कर रहा होता है अपने फादर की डेथ पर, और तब बोलता है कि जो चेंजिंग है ना वो विमेन का नेचर है, बदल जाती हैं। क्योंकि गर्ट्रूड क्या है कि तुरंत ही शादी कर लेती है ना अंकल क्लाउडियस से, तो अपनी मदर को रेफर करते हुए बोल रहा है, ना कि अपनी मदर से वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है। ये एक सॉलिलकी है, फ्राइलिटी दाई नेम इज विमेन, तो हैमलेट बोल रहा है खुद से, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉट है, ये पूछी जा सकती है, प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई थी, ठीक है। फॉर देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड, थिंकिंग मेड इट सो, जो थिंकिंग है ना हमारी वो उसको बना देती है। तो ये कौन बोल रहा है, किससे? हैमलेट टू रोजनक्रैंस टू हैमलेट, ओथेलो टू डेस्टिमोना, प्लेयर किंग टू क्वीन, ये बोल रहा है हैमलेट। किससे बोल रहा है? रोजनक्रैंस और गिल्डस्टर्न से। ये कौन है? ये इसके जो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि हैमलेट के कौन लगते थे? ये यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स थे। एक्ट 2 सीन 2 में हैमलेट इनसे बोल रहा है, रोजनक्रैंस एंड गिल्डस्टर्न से, ये बातें, ठीक है, कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन जो हमारी थिंकिंग है ना वो इसको बना देती है अच्छा या बुरा। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले इन प्ले हैमलेट, जो हैमलेट का प्ले इन प्ले है ना उसका नाम आपको बताना है। द माउस ट्रैप दैट शोज मर्डर ऑफ गॉन्जागो, द रेड ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ किंग हैमलेट, द माउस ट्रैप दैट शोज द मर्डर ऑफ गॉन्जागो, ये तो दोनों सेम ही हो गए, ये सेम ही हो गए ना ऑप्शन। द माउस ट्रैप दैट शोज मर्डर ऑफ गॉन्जागो, ए या सी, दोनों सेम ही है, तो द मर्डर ऑफ गॉन्जागो स्पेशली उसमें दिखाया जाता है। और ये थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हैमलेट अरेंज करता है अपने जो अंकल है ना किंग क्लाउडियस, उनको पकड़ने के लिए कि उन्होंने सच में ऐसा किया है, उनके हाव भाव देखने के लिए कि उन्होंने सच में मेरे फादर को मारा है। तो ये जो गॉन्जागो एक प्ले है, ठीक है, तो इसको प्ले में वो परफॉर्म कराता है ये देखने के लिए। उसमें भी कुछ इसी तरह की स्टोरी होती है कि गॉन्जागो का मर्डर कर दिया जाता है, बैप्टिस्टा इसकी वाइफ होती है इसमें, ठीक है। ये द मर्डर ऑफ गॉन्जागो जो है इसमें बैप्टिस्टा इसकी वाइफ होती है और सेम स्टोरी होती है। तो इसको जानबूझ के हैमलेट किंग क्लाउडियस के सामने परफॉर्म कराता है, जिससे कि इसके जो जेस्चर्स हैं वो देख पाए और इसको पकड़ पाए रंगे हाथ, ठीक है। तो तब ये प्ले वहां पर परफॉर्म होता है, मर्डर ऑफ गॉन्जागो। नेक्स्ट, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स अवर एंड, ठीक है, कि डिविनिटी है जो हमारे मोटिव है, जो हमारे एम है, उनको शेप देती है। हैमलेट, होरेशियो, ओथेलो या नन, कौन बोलता है इस तरह के वर्ड्स? ये हैमलेट बोलता है, ठीक है। देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स अवर एंड, इंपॉर्टेंट कॉर्ड्स है, एक्ट 5 सीन 2 में ये बोली जाती है। हैमलेट इसको होरेशियो जब क्वेश्चन करता है ना उसके रेस्पॉन्स में बोलता है कि अबाउट हिज डिलेड रेवेंज अगेंस्ट क्लाउडियस से रेवेंज लेने में जब वो डिले करता है ना, वो प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसा रहता है। वहां प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बार बार अपने जो उसका एम है उसको भूल जाना, ठीक है, और अपना वो चेंज करते रहना, इस सिचुएशन को प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। तो हैमलेट जब होरेशियो उससे क्वेश्चन करता है ना कि बार बार तुम अपना लक्ष्य क्यों भूल जाते हो, तो वो फिर इस तरह के वर्ड्स बोलता है, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स अवर एंड, ये एक डिविनिटी है, मतलब देवीय शक्ति है जो हमारे लक्ष्यों को आकार देती है, शेप देती है। सिजेरियो इज द नेम अडॉप्टेड बाय कैरेक्टर इन डिस्गाइज, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो कौन है? वॉइला, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। वॉइला अभी ये भी डिस्गाइज करती हैं, लेकिन सिजेरियो इसमें वॉइला। अभी देखते हैं पोर्शिया किसका वेश बदलती है। पोर्शिया एक यंग लॉयर का वेश बदलती है जिसका नाम बाल्थाजर है, ठीक है, टू डिफेंड एंटोनियो को डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो फ्लैश वहां पे शाइलो से वो डेट लेता है ना, तो वो उसका फ्लैश मांग रहा होता है। तो ये जो पोर्शिया है ये अपना वेश चेंज करती है, यंग लॉयर बन जाती है, बाल्थाजर का रूप धर लेती है एंटोनियो को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए। क्लियोपेट्रा वेश बदलती है, डज नॉट अडॉप्ट अ डिस्गाइज नेम इन शेक्सपियर्स एंटनी, शी इज अ क्वीन। हाँ, ये कोई वेश नहीं बदलती, ये क्वीन है जो वहां पर पॉलिटिक्स एंड रोमांस को शो करती है। पोर्शिया बदलती है। रोजालिंड भी अपना वेश बदलती है, अपने आप को यंग मैन जिसका नाम गैनीमेड होता है, ठीक है, उसमें उसका वेश धारण कर लेती है जब इसको राज्य से बैनिश कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, और अपने लव ऑरलैंडो को ढूंढ लेती है,
ठीक है। और वॉयला, वॉयला इसका करेक्ट आंसर है। सिजोरियो का वेश भरती है 12th नाइट में। जो ड्यूक ऑर्सिनो है ना, उनकी सर्वेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हेन सोरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियन, कि जब दुख आता है अकेला नहीं आता बल्कि बटालियन में आता है। हु इज द स्पीकर, ये आपको आइडेंटिफाई करना है कौन है, हैमलेट, होरेशियो, क्लाउडियस या सर टॉबी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्लाउडियस बोलता है। कब बोलता है ये, एक्ट 4 सीन 5 में, जब उसे पोलोनियस की डेथ की न्यूज मिलती है और उसे पता चलता है कि रोजनक्रास और गिल्डस्टन वहां से चले गए हैं, एंड द थ्रेट ऑफ लेरेट्स रिटर्न, और जब लेरेट्स उसको वापस आकर धमकी देता है ना, तो तब ये क्लाउडियस बोलता है कि जो दुख है वो अकेला नहीं आता बल्कि बटालियन में आता है। ये याद रखना आप, ठीक है। बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, ठीक है। बेटर अ विटी फूल मीन्स एक फूल बुद्धिमान से बेहतर है कि देन अ फुलिश विट, ठीक है, एक मूर्ख बुद्धिमान। ये कौन बोलता है, फेस्टी, जैक्स, मॉलवोलियो या टच स्टोन। तो ये वर्ड फेस्टी बोलता है, ठीक है। ये कॉट कौन बोलता है, फेस्टी, ये विलियम शेक्सपियर का फेमस जेस्टर है फेस्टी, ठीक है, जो 12th नाइट एक्ट 1 सीन 5 में ये बात बोलता है, बेटर अ विटी फूल देन अ फुलिश विट, ठीक है। मूर्खतापूर्ण बुद्धि से बेहतर है कि एक बुद्धिमान मूर्ख, इस तरह की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विलियम शेक्सपियर, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ऑन्ड। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो जाता है, बायोग्राफी से क्वेश्चन है। पार्टली ऑन्ड, तो ये उनकी लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन हो जाती है। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, बस ये लाइन्स आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। गुड फ्रेंड फॉर जीसस, सिक फॉर पियर, to dig and dust and closed ear, blessed be the man that spares these stone and cursed be he that move my bones। ये कहाँ से ली गई है, ये शेक्सपियर के टॉम्ब से लाइन ली गई है, ठीक है, इनको आप ध्यान रखना। वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये इजी लाइन है, कहाँ से ली गई है। फियर नो मोर दैट ही ओ द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, दाउ दाई वर्ल्डली टास्क हैस्ट डन, होम आर्ट गॉन। ये इस तरह के कीवर्ड्स है ना, जो इनको ध्यान रखना। फ्यूरियस विंटर्स रेजेस, फियर नो मोर, कि यहाँ पर अब ना तो आपको सूर्य की गर्मी से डरना चाहिए, ना जो सर्दी पड़ रही है ना, प्रकोप से, सर्दी के प्रकोप से भी नहीं डरना चाहिए। दाई वर्ल्डली टास्क हैज डन, तुमने सब अपने सांसारिक काम जो हैं पूरे कर लिए गए हैं। होम आर्ट गॉन, और जो एंड टेकन दाई वेजेस, और जो तुम्हारे वेजेस वगैरह हैं वो भी खत्म हो गए हैं। तो ये लाइन्स सिम्बलिन में देखने को मिलती हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है सिम्बलिन, ये ध्यान रखना। ये एक रोमांस प्ले है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सिम्बलिन की जो सेटिंग है वो एंशियंट ब्रिटेन में मानी जाती है। किंग ऑफ ब्रिटेन है सिम्बलिन, उनके इर्द गिर्द ये स्टोरी है। उनकी जो डॉटर है इमोजन, वो पॉस्थ्यूमस से शादी कर लेती है, जो एक वर्दी मैन है, लो बॉर्न है, मीन्स गरीब है बट वर्दी मैन है, और अपनी फादर की मर्जी के खिलाफ ये इमोजन, किंग ऑफ ब्रिटेन जो है उनकी मर्जी के खिलाफ ये इमोजन शादी कर लेती है पॉस्थ्यूमस से, तो इसीलिए वो नाराज हैं। और इसकी सेटिंग कहाँ पर है, ब्रिटेन में, ये ध्यान रखना। सिम्बलिन से ये लाइन है। विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम। इस की से शेक्सपियर ने अपने हार्ट को अनलॉक कर दिया है, ठीक है। ये कौन बोलता है शेक्सपियर के लिए, ये बोलते हैं वर्ड्सवर्थ। किस की से, सोनेट के लिए बोलते हैं ना, स्कॉन नॉट द सोनेट, इस तरह से वर्ड्सवर्थ बोलते हैं शेक्सपियर के लिए, स्कॉन नॉट द सोनेट। विद दिस की किसके लिए बोला है, सोनेट के लिए बोला है, स्कॉन नॉट द सोनेट में ये बोलते हैं वर्ड्सवर्थ। शाइलोक इज द कैरेक्टर इन शेक्सपियर, शाइलोक किस वर्क में कैरेक्टर है, ये इजी हो जाता है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में शेक्सपियर के ये कैरेक्टर हैं। ये शेक्सपियर की एक फेमस कॉमेडी है, इसकी सेटिंग वेनिस 16th सेंचुरी में मानी जाती है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हु इज नॉन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर। शेक्सपियर्स के विमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच किसे माना जाता है, 3 विचेस तो है ही। लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच माना जाता है, जो कि मैकबेथ की वाइफ है। अदर कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बैंको, मैकडफ, किंग डंकन और लेडी मैकबेथ उनके अदर कैरेक्टर्स में आते हैं। इसको शेक्सपियर ट्रेजेडी में रखा जाता है। सेटिंग स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में मानी जाती है। एक्ट 4 सीन 3, ठीक है। इंग्लैंड में इसकी सेटिंग एक्ट 4 सीन 3 में है, बाकी स्कॉटलैंड में इसकी सेटिंग मानी जाती है। Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? Polonius Laertes को फ्रांस भेजता है। Whom does Polonius send to France? किसको फ्रांस भेजता है,
पोलोनियस लेरेट्स की स्पाई करने के लिए। तो रेनाल्डो को ये पोलोनियस भेजता है अपने जो उसका बेटा है ना लेरेट्स, उसकी स्पाई करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए पेरिस भेजता है रेनाल्डो को। हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाइड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट के ड्यूरिंग 8 कैरेक्टर्स वहां पर उनकी डेथ हो जाती है, मारे जाते हैं। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल, तो ये हो जाता है यहाँ पर रिचर्ड थर्ड। इसको रॉयल क्रिमिनल एज अ प्रेजेंटेड रॉयल क्रिमिनल माना जाता है, जिसके मेन कैरेक्टर सर वॉल्टर हर्बर्ट एंड लेडी एनी हैं। ठीक है। द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज, किस पर बेस्ड है ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। मैनेकेमी बाय प्लूटस, ये जो सोर्सेज है ना इनके प्लेस के, इनको भी आप ध्यान से रीड कर लेना। ये जो कॉमेडी एरर्स है ये 5 एक्ट कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की, जिसको उन्होंने अराउंड 1589 से 94 के अराउंड लिखा था। फर्स्ट फोलियो 1623 में ये देखने को मिलती है। ठीक है। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल साउंड ऑफ फ्यूरी। इजी हो जाता है, ये बता दो ये किसने अपने नॉवल का नाम रखा था। ये मैकबेथ से है लाइन। ठीक है। ये साउंड एंड फ्यूरी जो नॉवल है ना, अमेरिकन ऑथर विलियम फॉकनर 1929 में एक नॉवल लिखते हैं साउंड एंड फ्यूरी नाम से, जो इन्होंने मैकबेथ से ही लिया था, शेक्सपियर के फेमस वर्क। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन माना जाता है। ठीक है। ये अदर भी आप पढ़ लेंगे, प्रीवियस जो मैंने वहां पर विलियम शेक्सपियर की जो MCQ सीरीज है ना उसमें सबको डिस्कस किया है, वहां से आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी फोर्थ, किस तरह का कैरेक्टर है जॉन फाल्स्टाफ का हेनरी फोर्थ में। तो ये एक कैरिकेचर है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, कैरिकेचर। इन विच प्ले शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वॉल्टमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर, किस प्ले में ये कैरेक्टर दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है पर कोई बात नहीं, PGT में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए इंक्लूड किया है। ठीक है। ये हैमलेट से है और ये कौन है, ये दोनों एम्बेसडर एज एन एम्बेसडर्स भेजे जाते हैं। 2 एम्बेसडर किसके द्वारा, जो क्लाउडियस है ना वो इन एम्बेसडर्स को भेजता है, वॉल्टमैन कॉर्नेलियस को। इसको आप ध्यान रखना, हैमलेट से है ये। ठीक है। Which of the following writers is noted for what Keats called negative capabilities, तो ये तो आपको पता है, नेगेटिव कैपेबिलिटी उन्होंने शेक्सपियर के बारे में बोला है। ठीक है, यानी कि उनमें कैपेबिलिटी थी। ये टर्म जो है उन्होंने शेक्सपियर को रेफर किया है, इसको आप ध्यान रखना। शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मूला ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोमांटिक कॉमेडी का फॉर्मूला कहाँ से लिया था शेक्सपियर ने, टॉमस नैश से लिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है टॉमस नैश से रोमांटिक कॉमेडी का उन्होंने फॉर्मूला लिया था। ओके, सो इट्स ऑल एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी प्रिपरेशन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।